इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और हम आपके लिए लेके आए हैं दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में 222 खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें। वाली एक छात्रा को कार में किडनैप करने की कोशिश हुई। कांझावाला इलाके में लड़की घर से ट्यूशन पढ़ने निकली, तभी दो लड़कों ने उसे किडनैप कर दिया। पड़ोसियों ने इसकी सूचना घर वालों को दी, फौरन पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने लड़की को लेकर भाग रही कार का पीछा किया, रोकने के बावजूद भी नहीं रोकी कार। पुलिस ने कार के टायर में गोली मार दी, छात्रा को लड़कों के चंगुल से छुड़ाया गया। पुलिस ने अगवा करने वाले दोनों लड़कों को हिरासत में लिया। दिल्ली के गोकुलपुरी में बदमाशों ने एक दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने दुकान पर बैठे 24 साल के इरशाद पर 2 गोलियां चलाई। इरशाद को गोलियां नहीं लगी तो बदमाशों ने चाकू से हमला किया। घायल इरशाद को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इरशाद के मुताबिक पुरानी रंजिश की वजह से उस पर हमला हुआ। दिल्ली के मुनेरका में मिजोरम की एक लड़की की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया। लड़की के बॉयफ्रेंड वीरेंद्र ने वारदात की रात की पूरी कहानी अपने दोस्त दिनेश को बताई थी। दिनेश ने बताया कि वारदात के बाद रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक वीरेंद्र उसके साथ था। वीरेंद्र ने दिनेश को बताया कि गुरुवार के कमरे में शराब पार्टी हुई थी। कमरे में वीरेंद्र, जूलियट के अलावा एक और लड़की भी थी जो रात 9 बजे वहां से चली गई। उसके बाद जूलियट किचन में गई, काफी देर तक नहीं लौटी। वीरेंद्र ने दोस्त को बताया कि वो किचन में गया तो वहां खून ही खून था। वीरेंद्र ने यह भी बताया कि जूलियट के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। वीरेंद्र के मुताबिक जूलियट फिलहाल बेरोजगार थी और डिप्रेशन में थी। वीरेंद्र ने बताया कि जूलियट पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। मुनेरका इलाके में गुरुवार रात जूलियट का खून से सना शव उसके घर में मिला। जूलियट के कत्ल के आरोप में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। जूलियट की हत्या के बाद बसंत विहार थाने के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के संकल्प आनंद सुसाइड केस में 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संकल्प के पिता संतोष आनंद ने मथुरा के कोसी कला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। 38 लोगों के खिलाफ धारा 306 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इन 38 लोगों में कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हैं। दिल्ली पुलिस के एसीपी पर हमला करने वाले आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 में से एक नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल होम भेजा गया। गुरुवार को आरोपियों ने एसीपी अमित सिंह की कार में टक्कर मारने के बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। दिल्ली के ज्योति नगर में 2 एटीएम धू-धू कर जल गए। एटीएम के साथ लाखों रुपए भी जलकर खाक हो गए। कल ही दोनों एटीएम में कैश भरा गया था। देर रात गार्ड ने एटीएम से पहले धुआं उठते देखा, फिर फायर ब्रिगेड को उसने कॉल किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले ही एटीएम में आग भड़क चुकी थी। दिल्ली के ज्योति नगर में तेज रफ्तार एक कार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। बेकाबू कार ने पहले एक रिक्शा और टेम्पो को टक्कर मारी, फिर बस स्टैंड पर खड़े बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए, दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों कार सवार को हिरासत में लिया, दोनों शराब के नशे में थे। बिहार के सीतामढ़ी में आज सुबह सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग जख्मी हो गए। ट्रक के साथ बोलेरो और विक्टा गाड़ी की टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के हैं। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की को 3 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक पहले यह मारपीट का केस था, पीड़ित ने बाद में रेप का आरोप लगाया। यूपी के इटावा में एक लड़की से गैंगरेप हुआ, आरोप गांव के 4 दबंगों पर है। खबर लिखे जाने तक शिकायत के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अमृतसर में एक महिला बैंक मैनेजर को बदमाशों ने कार समेत अगवा कर लिया। महिला मैनेजर मंजू शर्मा अमृतसर के लोकोपे एचडीएफसी ब्रांच में कार्यरत थी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ट्रेनी आईपीएस पर अपने जूनियर को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। पुलिसकर्मी की आंख पर चोट आई है, हालांकि पीड़ित पुलिसकर्मी पिटाई की बात से इनकार कर रहा है। पुलिस मामले को दबाने में लगी हुई है, हालांकि कैमरे के पीछे पुलिस वाले पिटाई की बात कबूल रहे हैं। लखनऊ में एक ज्वेलरी शोरूम में शातिर महिला चोरों ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। लाखों की ज्वेलरी चुराने वाली महिलाओं ने शर्ट, पैंट और टोपी पहन रखी थी। चोरी के वक्त एक महिला ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा, दूसरी ने मौका देखकर ज्वेलरी उठा ली। महिला ने गहनों को अपने कपड़े में छिपा लिया और चुपके से दोनों चलती बनी।
ये वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अहमदाबाद में 12वीं क्लास की एक छात्रा ने प्यार में धोखा पाने पर सुसाइड कर लिया। लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसकी निजी तस्वीरें फेसबुक पर डाल दी, जिससे वो आहत हो गई। बॉयफ्रेंड की हरकत से आहत लड़की ने साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। लखनऊ में संघ की 3 दिनों की बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कल बैठक में लव जिहाद समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक में धर्म परिवर्तन, हिंदुत्व, गौ हत्या, सीमा सुरक्षा जैसे कई मुद्दे भी उठे। कल मीटिंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा 400 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन की मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी शिरकत की। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। होसबोले ने कहा कि मोदी सरकार के पास मंदिर बनवाने के लिए 2019 तक का वक्त है। आज संघ की बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन हो सकता है। लखनऊ में मौजूद अमित शाह देर रात तक पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। दफ्तर पहुंचते ही शाह को माला पहनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। पार्टी दफ्तर में अमित शाह ने यूपी के नेताओं के साथ मुलाकात की। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने सीएम पद के लिए दावेदारी पेश की है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत मिलने की स्थिति में पंकजा ने सीएम बनने की इच्छा जताई है। पंकजा ने कहा कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बने। पंकजा मुंडे ने कहा कि सीएम के लिए उनका नाम आया तो वो खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। सीएम सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को सीमा पार से जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाक सैनिकों ने ऑटोमेटिक हथियारों से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में हुई इस फायरिंग का भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इधर जम्मू के अस्पताल में पाकिस्तान की फायरिंग में जख्मी एक शख्स ने दम तोड़ दिया। इस मौत के साथ ही जम्मू में पाकिस्तान की फायरिंग से मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई। शुक्रवार को पीएम ने वॉर रूम में मंत्रियों, अफसरों और टॉप कमांडर्स के साथ बातचीत की। इस अहम बैठक में पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन की हरकत से निपटने की रणनीति बनाई गई। पीएम ने कहा कि पाक को मुंहतोड़ जवाब दो, जरूरत पड़ने पर आमने सामने की लड़ाई के लिए भी तैयार रहो। पीएम ने कमांडर्स से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करने की भी बात कही। टॉप कमांडर्स के साथ हुई बैठक में चीन से बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में सीमा पर और सैनिकों की तैनाती पर भी फैसला लिया गया। इस अहम बैठक में अलकायदा, आईएसआईएस आतंकियों के हमले से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की देश के टॉप कमांडर्स के साथ ये पहली बैठक थी, जिसमें तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा 50 टॉप आर्मी अफसर मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में हुई बैठक में बीएसएफ के डीजी, एनएसजी के डीजी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद रहे। मोदी सरकार ने विदेशों में काला धन जमा करने वालों का नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। सरकार ने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए कहा कि विदेशों के साथ दोहरे कराधान के समझौतों का उल्लंघन होगा। सरकार ने कहा कि अगर हम नाम सार्वजनिक करते हैं तो कोई भी देश भारत के साथ समझौता नहीं करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के विदेशों से किए समझौते की वजह से हम नाम नहीं बता सकते। जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने 1995 में जर्मनी के साथ समझौता किया था। कांग्रेस ने काले धन पर केंद्र के स्टैंड को दोहरा मापदंड करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि झूठे आश्वासन के लिए पीएम को माफी मांगनी चाहिए। काले धन पर केंद्र के स्टैंड पर याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि एनडीए सरकार भी यूपीए के रास्ते पर चल रही है। जेठमलानी ने कहा कि मोदी सरकार काला धन रखने वालों को बचाने की कोशिश कर रही है। जेठमलानी ने डबल टैक्सेशन कानून में संशोधन का विरोध करते हुए पीएम को पत्र भी लिखा। पुणे एयरपोर्ट पर 24 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार यात्रियों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। यात्रियों को दूसरे प्लेन से रवाना किया गया। ये उड़ान बुधवार की रात 9 बजे की थी। तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर उड़ान को 2 बार कैंसिल किया गया। यात्रियों का आरोप है कि एयर इंडिया की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। उड़ान के इंतजार के दौरान यात्रियों को गुस्सा भी फूटा। लोगों ने रनवे के पास धरना दिया। गुजरात के वडोदरा में एक नाबालिग लड़की पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माता पिता की हत्या का आरोप लगा। हैरानी की बात यह है कि लड़की ने 2 महीने तक मां बाप की लाश को घर में छुपाए रखा। लड़की लाश पर एसिड और केमिकल डालती रही ताकि लाश गले ना, लेकिन 2 महीने बाद खुलासा हुआ। आरोप है कि लड़की के मां बाप ने उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने से रोक रखा था। इसी वजह से लड़की ने यह कदम उठाया। लड़की ने पहले अपने मां बाप को खाने में नींद की गोलियां दी, फिर चाकुओं से वार कर उनकी हत्या कर दी। जब मृतक के रिश्तेदारों को शक हुआ तो उन्होंने उनके घर जाकर जांच की, जहां दोनों की लाश बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की नाबालिग है, लेकिन लड़का बालिग है। हरियाणा के सोनीपत में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव पंखे से लटके हुए मिले। घर में मां बाप और बेटी की लाश मिली। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है।
जयललिता आज बेंगलोर सेंट्रल जेल से रिहा होंगी। दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद जयललिता को जमानत दे दी। जयललिता 27 सितंबर से बेंगलोर सेंट्रल जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को 2 महीने की सशर्त जमानत दी है। 18 दिसंबर तक सजा पर रोक लगा दी गई है। जमानत देते वक्त ये शर्त रखी गई कि वो अपने समर्थकों से राज्य में हिंसा न करने की अपील करेंगे। जयललिता को चेतावनी दी गई है कि हिंसा होने की स्थिति में उनकी जमानत रद्द हो सकती है। जयललिता को निचली अदालत के दस्तावेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके 18 दिसंबर तक हाईकोर्ट में जमा करने हैं। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। आय से अधिक संपत्ति केस में बैंगलोर कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी। जमानत की खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में जयललिता समर्थक वकीलों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उधर चेन्नई में एआईएडीएम के समर्थकों ने जयललिता के घर पर जश्न मनाया। शुक्रवार को सीबीआई डायरेक्टर रंजित सिन्हा को बड़ी राहत मिली। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हवाला कारोबारी मोइन खान से सिन्हा का कोई रिश्ता नहीं है। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के हवाला कारोबारी मोइन खान से संबंध है। मुकुल रोहतगी ने जिस पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के बारे में इशारा किया वो एपी सिंह है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मोइन खान केस में इनकम टैक्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मोइन और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह की बातचीत के टेप भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए हैं। और चलिए न्यूज़पेपर 2 में यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।